हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में आपको वो डिटेल में आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। आज हम लेक्चर में इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 कॉन्सेप्ट करा दिए थे। मैंने आपको मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दिया था, क्लासिफिकेशन बता दिया था, सब क्लासिफिकेशन बता दिया था और वैल्यूएशन बता दी थी, है ना। आज हम खड़े हैं 5वें कॉन्सेप्ट पे। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 6 और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज अपना इतना ही टारगेट है। कितने क्वेश्चंस देखते हैं, 3-4 तो करेंगे और मुझे 2 कॉन्सेप्ट भी कराने हैं आपको। सारे बच्चे फटाफट से अपनी कॉपीज खोलें और कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलें। हाँ जी बेटे, आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 5। और ये है बेटे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर किसी बच्चे को इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट निकालनी नहीं आती तो वो फर्स्ट एंट्री पास ही नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, हम जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो एसेट परचेज करने की क्या एंट्री पास होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप कार खरीद के ला रहे हैं तो कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने बिल्डिंग खरीद ली तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप कोई भी एसेट परचेज करेंगे, चाहे वो आपकी गाड़ी है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, एंट्री एक ही है, एसेट टू बैंक। तो हम जब इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाय करते हैं, शेयर खरीदेंगे, डिवेंचर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और जब हम एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट टू बैंक तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पड़ती कितनी है, हमने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है, हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लें, ये आपका पहला वर्किंग नोट होगा, क्योंकि बिना कॉस्ट की कैलकुलेशन किए हुए आप ये एंट्री डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अमाउंट चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी, कितने पैसे लग गए आपके। तो जितने पैसे आपके लगेंगे हम उसको बुलाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये कॉस्ट निकलेगी कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स? मैंने खरीदे 10,000 शेयर्स और स्टॉक मार्केट में रेट चल रहा था, मान लेते हैं 90 रुपीज का। तो 10,000 शेयर खरीदे हैं, 90 रुपए मैंने स्टॉक मार्केट में पे किए हैं, तो मुझे कितने रुपए की कॉस्ट पड़ी? 9 लाख रुपए। ये मेरा परचेज प्राइस है जितने में मैंने शेयर्स खरीदे हैं। अब शेयर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब स्टॉक ब्रोकर ने एक एप्लीकेशन दिया होगा आपको। स्टॉक ब्रोकर कौन है भाई? जो शेयर्स की सेल परचेज करवाते हैं। आपको अगर शेयर खरीदने होंगे तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। सेकेंडरी मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के साथ जिस ब्रोकर का टाई अप है उसने अपना एक ऐप बना रखा है। अब जैसे आजकल फेमस चल रहा है जीरोधा, तो जीरोधा अगर फेमस है, मैंने उसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसके थ्रू ट्रेडिंग शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट खरीद के रख ली मैंने। तो शेयर खरीदने पे सिर्फ आपको शेयर का प्राइस नहीं देना होता बेटे, कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला खर्चा आता है ब्रोकरेज का। आपको एक ब्रोकर के थ्रू शेयर्स की सेल परचेज करनी पड़ेगी और वो ब्रोकर सेल परचेज पे आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। मान लेते हैं उसने मेरे से 9,000 रुपए ले लिए ब्रोकरेज के, तो 9 लाख रुपए तो मैंने शेयर्स के दिए हैं, 9,000 रुपए मैंने ब्रोकरेज के दिए हैं। फिर जब मैं सेबी में, स्टॉक मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सेबी। तो सेबी क्या करता है? एक फीस चार्ज कर लेता है।
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सभी कहता है 9,000 रुपये मुझे भी चाहिए। ये अमाउंट मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, ये परसेंटेज होती है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अलग परसेंटेज है, वो देखना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको ब्रोकरेज देनी पड़ी, आपको एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खर्च करना पड़ा, हो सकता है आपको स्टैंप ड्यूटी खर्च करनी पड़े। मान लो शेयर की बजाय मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने चला गया, अब मैं प्रॉपर्टी खरीदने गया तो जिस ब्रोकर ने मेरी प्रॉपर्टी की डील कराई है वो ब्रोकरेज तो लेगा, तो एसटीटी नहीं आएगा क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी ले रहा हूं, लेकिन स्टैंप ड्यूटी का खर्चा आ जाएगा। स्टैंप पेपर पे आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अच्छा जिंदल सर एक बात बताओ, एक्सपेंसेस के कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? आपको अगर इनको याद करना पड़े तो कोई लिमिट नहीं है बेटे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि एक तो आपको परचेज प्राइस लेना है, डन। क्या लेना है? परचेज प्राइस। और दूसरा, जितने भी एक्सपेंसेस किसी भी नाम से, कोई भी एक्सपेंस किसी भी नाम से दे रखा हो, लेकिन अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने से रिलेटेड है, अगर कोई भी एक्सपेंस आप इन्वेस्टमेंट को खरीदने से रिलेटेड खर्च करते हो, उसकी कॉस्ट में जोड़ते जाओ। ब्रोकरेज है, स्टैंप ड्यूटी है, एसटीटी है, कोई भी खर्चा दे रखा हो क्वेश्चन में, उठा के कॉस्ट, लेकिन कंडीशन एक है, वो इन्वेस्टमेंट के एक्विजिशन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस आप इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और जब आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है बेटे, और जिस दिन ये कॉस्ट आपको पता लग गई, हम इसको उठाएंगे यहां से और एंट्री में ले जाएंगे, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये कॉस्ट पड़ती है आपको। कॉस्ट निकालना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप कल को इस इन्वेस्टमेंट को बेचो तो आपको पता लगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जब हम इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, कल को इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो जितना पैसा आप आज लगा रहे हैं, कल को वापस आया कि नहीं आया, भाई हिसाब तो रखना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट निकालनी जरूरी है बेटे। अच्छा, और जो लोग हिसाब किताब के कच्चे होते हैं वो मार खा जाते हैं, जो हिसाब किताब के पक्के होते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। उनको पता होता है कि हमने लगाया कितना था और हमें मिला कितना। अच्छा जी, हम इस पे लगाते हैं टिक इम्पोर्टेंट। लिखो जरा, अगर किसी बच्चे को लगे ना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो जब मैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, वही बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, आपने जो टाइम लगाया वो चाहिए था, वो वर्थ थी। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बेटे। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेंगी। करवाने को तो मैं आपको सीधा क्वेश्चंस करा सकता हूँ, क्वेश्चंस कर करके भी सीख जाओगे। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा। तो दो टेक्निक्स होती हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लो, फिर क्वेश्चन कर लो, और दूसरा कर करके सीख लो, फिर क्वेश्चन करे जाओ करे जाओ, और क्वेश्चन से जो जो पॉइंट्स निकलते जाए उसको नोट करते जाओ। और मैं क्वेश्चन कर करके सीखने वाली टेक्निक की फेवर में नहीं होता बेटे। मैं कहता हूं पहले डिस्कस कर लो या फिर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है, जब आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करके क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि आपको पता है क्या करना है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्वेश्चन कर करके सीखेंगे, तो हमेशा टेंशन में रहेंगे, यार कोई नया क्वेश्चन ना आ जाए, कोई नया क्वेश्चन ना आ जाए, कोई नया क्वेश्चन ना आ जाए। तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। क्या है, 1 घंटा फालतू लग गया, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, आप आराम से पढ़ो। जिंदगी में पढ़ाई सीए की एक ही बार करनी है, सीए एक ही बार बनना है तो ढंग से बनो। ये क्या शॉर्टकट शॉर्टकट खेलते रहते हैं, है ना? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स cost of investments should include its purchase price, as well as all
related expenses which are incurred for the following statement. For computing cost of investment. Statement showing cost of investment. पेपर में शॉर्ट फॉर्म ये जो COI मैंने लिखा है ना, इसका इस्तेमाल मत करना। ये परमिशन सिर्फ टीचर को है, क्योंकि मैंने पेपर दे दिए, मैं तो पास हो गया। आपके पेपर भी पेंडिंग है। पेपर में पूरा लिख के आना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इसमें लिखेंगे बेटे सबसे पहले परचेज प्राइस, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू परचेज प्राइस, पता लग जाता है कितने में खरीदा आपने। हम इसमें बेटे ऐड करेंगे ब्रोकरेज। क्या ऐड करेंगे? ब्रोकरेज। फिर क्या ऐड करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी। फिर क्या ऐड करेंगे? STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इफ एनी। Any other expense which is directly related with एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी एक्सपेंस दे रखा हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में आ जाएगा, और हम इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट खरीदने की कॉस्ट है। अगर कोई बच्चा बोले जी इसकी जर्नल एंट्री बनाना, तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम इसमें लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मैं उसमें लिखूंगा टू बैंक। इन्वेस्टमेंट टू बैंक है, अकाउंट कौन सा सीख रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अगर इस एंट्री को मुझे पोस्ट करना होगा, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे बनता है, हम उसमें एंट्री पोस्ट करेंगे टू बैंक। इन्वेस्टमेंट खरीद ली सर हमने। अच्छा जी, मैं आ गया बेटे। चलते चलते किसी भी बच्चे को
मेरी लिखने की स्पीड ज्यादा लगे, आप मुझे पॉज करके नोटिंग कर सकते हैं। मालिक हैं सर आप मालिक हैं मेरे। कॉन्सेप्ट नंबर 6, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इस पे भी आप लगाइए टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट खरीदने की क्या एंट्री पास की थी हमने? जिंदल सर, इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री पास हुई थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस चीज की एंट्री है ये खरीदने की एंट्री है, तो बेचने की एंट्री क्या होगी? सर इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी है तो उस एंट्री को रिवर्स कर दें जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे पास की थी। जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो कैश निकल जाता है, बेचते हैं तो कैश वापस आ जाता है, तो हम इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है थोड़ी सी अमाउंट्स में। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एनएसपी। एनएसपी का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पे आएगा एनएसपी, यहाँ पे बैंक के सामने, बैंक के सामने आएगा एनएसपी। एनएसपी क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस, हाँ। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है 10 लाख में, और जो ब्रोकर है, ब्रोकर वो सेलर से भी ब्रोकरेज लेता है और बायर से भी। जब बायर ब्रोकरेज देता है तो वो कॉस्ट में जुड़ जाता है, लेकिन जब सेलर ब्रोकरेज देता है तो सेलिंग प्राइस में से पैसे कट जाते हैं। मान लो 50,000 रुपये उसने हमसे ब्रोकरेज ले ली, तो हमारी जेब में तो 9.5 लाख ही आएगा ना। इसको बोलेंगे एनएसपी। स्टैम्प पेपर का खर्चा बायर बियर करता है, एसटीटी का खर्चा बायर बियर करता है, सेलर को एक ही खर्चा बियर करना होता है और वो है ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज दोनों पार्टियों से ली जाती है, तो आपको पैसे कट के मिलेंगे। मैं कहता हूं कोई भी चीज आपके सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट होके मिलेगी तो आपकी जेब में तो नेट सेलिंग प्राइस ही आएगा ना। अच्छा, तो ये नेट सेलिंग प्राइस है, सब कुछ कट कटा के आपको क्या मिला? मुझे मिले 9.5 लाख रुपए। और मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे कितने की थी? ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुला हुआ है और उसमें मैंने कॉस्ट के बेसिस पे एंट्री डाली हुई है। मैंने जब इन्वेस्टमेंट खरीदी थी मैंने तब कॉस्ट निकाली थी, तब मैंने एंट्री पास की थी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। वो कॉस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ी हुई है। उसको आप उसको आप क्या बोलोगे? बुक वैल्यू। जितने रुपए पे आपने रिकॉर्ड करी थी आपकी बुक्स में पड़ी होगी। तो मेरी कॉस्ट है, मान लेते हैं 9 लाख रुपए। मैंने लगाए कितने थे? 9 लाख। और मुझे मिले कितने? 9.5 लाख। 50,000 जो फालतू मिले हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर ये आपको 8.5 लाख मिलेंगे तो हम बोलेंगे इसको 50,000 जो कम मिले हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बात कहता है कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। आपके लगाए हुए पैसे से ज्यादा मिल जाएंगे तो प्रॉफिट है, आपके लगाए हुए पैसे से कम मिलेंगे तो लॉस है। प्रॉफिट ऑन सेल हो या लॉस ऑन सेल हो, दोनों उठा के पी&एल में मारो। अगर प्रॉफिट है तो पी&एल में क्रेडिट कर दो, लॉस है तो पी&एल में डेबिट कर दो। और इसकी जो एंट्रीज का प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा ये देखो। मैं पहली एंट्री डाल दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 9.5 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9.5 लाख, और सेकेंड एंट्री डाल दूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल 50,000 रुपए। और अगर हम नेट एंट्री बनाएं तो नेट एंट्री ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट 9.5 लाख रुपए टू इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए टू पी&एल 0.5।
और आपको सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर बाय बैंक वगैरह नहीं लिख सकते हम। आपको पहले एक नॉमिनल अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने एक खाता खोल लिया प्रॉफिट ऑन सेल, और नेक्स्ट एंट्री डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट टू पी एंड एल। अगर मान लो मुझे 8.5 लाख मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 8.5 लाख। तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक डेबिट 8.5 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8.5। सेकेंड एंट्री डाल दूंगा लॉस ऑन सेल डेबिट 0.5 टू इन्वेस्टमेंट 0.5। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। इसके ऊपर बेटे फटाफट से मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, फटाफट से एक नोट लिखवा देता हूँ। देखिए जरा, एज पर दी provisions of accounting standard 13, it may be possible that the acquired investments are sold by investor then profit or loss on sale of investment will be computed and such profit or loss on sale of investments will be transferred to profit and loss account. The following journal entries may be recorded at the time of sale of investments. क्या क्या एंट्रीज पास हो सकती हैं? प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट होगा, तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे? जितना सर प्रॉफिट होगा तो पैसे तो ज्यादा ही मिलेंगे, जितने लगाए थे उससे ज्यादा मिलेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, लॉस के केस में क्या होगा? जितने पैसे लगाए थे उससे कम मिले हैं हमें। तो कोई चक्कर नहीं है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है,
आज की जनरेशन को अगर नफा नुकसान समझ में नहीं आता तो कैसे चलेगा बताओ। हमारे टाइम पे तो बच्चे भोंदू होते थे, हम तो भोंदू थे, हमें तो पता ही नहीं होता था कुछ। आज के बच्चे हैं छुरी, एक सेकंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रैक्टिकल बच्चे हैं आज तो। हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। जितना पैसा आपको मिला है वो सारे का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जाओ। पैसा कम मिले ज़्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप अपना रिसीव्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये नेट सेलिंग प्राइस है, सब कुछ कट कटा के मिला आपको, ये खर्चे वर्चे कट के। खर्चों में क्या, मेन तो ब्रोकरेज ही कटती है सर। ये नेट सेलिंग प्राइस है आपका। नेट सेलिंग प्राइस है, हम लिखेंगे बीइंग amount received on sale of investments, being amount received on sale on investments, सेकेंड एंट्री पास करेंगे। अगर मान लो प्रॉफिट का केस है, मान लो प्रॉफिट का केस है, अगर प्रॉफिट का केस है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा चली गई, आपको ये पैसा ज़्यादा मिला है, तो इस अकाउंट से वो एक्स्ट्रा पैसा निकाल के आपको प्रॉफिट में भेजना है। तो मैं सेकेंड एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जिंदल सर यहां पे सीधा टू पी एंड एल लिख दें क्या? सीधा टू पी एंड एल लिख दें क्या? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलता है, अगर आप टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट खोलने की बजाय सीधा इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में खरीदा था कम में, बेचा है ज्यादा में, डिफरेंस प्रॉफिट आ रहा है, तो आप सीधा पी एंड एल भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल। क्वेश्चन में चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलता। अच्छा, बीइंग प्रॉफिट रिकॉर्डेड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैसे कम मिले, अगर पैसे कम मिले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रेडिट कम से हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कम से हुआ है तो उसको और क्रेडिट करेंगे तभी तो क्लोज होगा। तो आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी, लॉस ऑन सेल डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। अब एक बच्चा यहाँ पे मुझसे आ गया बहस में, वो कहता सर आप जो एंट्रीज करा रहे हो ये तो हमने जिंदगी में नहीं देखी, ये क्या करा रहे हो आप?
हमने तो सिंपल सी एक एंट्री देखी है, बैंक अकाउंट डेबिट 9.5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 9 लाख टू P&L 50,000, ये एंट्री देखी है हमने। तो बेटे ये एंट्री आपकी नेट एंट्री है, इसको प्रेजेंट करने में आप फंस जाओगे। ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ये काम चला हुआ एंट्री है। अगर आपने इस तरह की एंट्रीज देखी हुई हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 8.5, P&L डेबिट 0.5 टू इन्वेस्टमेंट 9, ये बेटे डायरेक्ट एंट्रीज हैं, नेट एंट्रीज हैं। ये अगर आपका चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नहीं होता तो मैं भी यही पास कराता कि टाइम बचाओ, शॉर्टकट मारो। पर हम जिस चैप्टर में खड़े हैं उसमें डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, शॉर्टकट अलाउड नहीं है। क्योंकि इस एंट्री की पोस्टिंग आपको करने में दिक्कत आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। और जो एंट्री हम पास कर रहे हैं उसमें हमने सारा पैसा पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाला, फिर नफा नुकसान इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकाल के P&L में भेज दिया। तो पता लगता है कि आया कितना, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना। इसमें क्या है, आप सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करोगे बाय बैंक 9, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन है ये। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आप डायरेक्टली P&L में भेज रहे हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं आपको। ये इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, इसको फॉलो नहीं करना आपने बेटे। अब इसके नीचे लिखो आप एक स्पेशल नोट। स्पेशल केस इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी। आप स्पेशल केस इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट आपका पेंडिंग है, मान लो बच्चे ने वीडियो देखी, उसको समझ में नहीं आया कि जिंदल सर क्या कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां देख लेना। जो बात कई बार थ्योरी में समझ में नहीं आती वो प्रैक्टिकल में समझ में आए। हम तो दो दो बार कवर कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। तो अगर ये बात समझ में नहीं आई, अभी क्वेरी मत भेजना मुझे, अभी होल्ड कर लो इसको, आज क्वेश्चन कराऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। कुछ है ही नहीं, पहले इस पे आते हैं। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने एक्वायर किए हैं 10,000 शेयर्स ऑन 1 जनवरी को एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। मिस्टर एक्स ने फिर खरीदे हैं 10,000 शेयर्स, ये खरीदे हैं 1 फरवरी को एट द रेट ऑफ 70। ठीक है जी, ये खरीदे हैं 8 लाख में, ये खरीदे हैं 7 लाख में। लिखना मत, सिर्फ समझो बात को। अब मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए हैं, मेरे पास हो गए हैं 20,000 शेयर्स, और मेरे पास कॉस्ट कितनी हो गई है 15 लाख। लेकिन हुआ क्या, 1 मार्च को मिस्टर एक्स ने सेल कर दिए हैं, सोल्ड 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90। अब आपको दिक्कत ही आएगी, आपको दिक्कत ही आएगी कि ये जो 5,000 शेयर बेचे गए हैं 4.5 लाख रुपए में, इसका नफा नुकसान कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम फीफो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फीफो, फीफो लगा देते हैं। फीफो का मतलब ये लॉट हमने पहले खरीदा था, तो पक्की बात है हमने इसी में से बेचा होगा। तो बच्चा कहता है जी 5,000 शेयर्स हैं, पहला लॉट है 10,000 शेयर्स का, 80 रुपए में खरीदा हुआ है, तो 4 लाख रुपए में हमने खरीदा होगा, 50,000 का प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर दो। नहीं, ये कैलकुलेशन अलाउड नहीं है। मैं आपको स्पेशल केस बता रहा हूं कि अगर मैं सारे इन्वेस्टमेंट को बेचने की बजाय, सुनो मेरी बात, मैंने इसमें शेयर खरीदे कितने थे 20,000, मैंने बेचे कितने 5,000,
तो मैंने सारे इन्वेस्टमेंट को बेचने की बजाय उसका एक पोर्शन बेचा है, पोर्शन पोर्शन। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट को पूरा डिस्पोज ऑफ नहीं करता, उसका एक पोर्शन डिस्पोज ऑफ करता हूं, तो उस सोल्ड पोर्शन की कॉस्ट कैसे निकाली जाए, ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे फीफो वीफो नहीं लगाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 मना करता है कि कोई भी इन्वेस्टर फीफो लीफो नहीं लगाएगा। क्या करना पड़ेगा, एक ही टेक्निक अलाउड है, सिर्फ एक मेथड अलाउड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एक ही मेथड अलाउड है, कसम खा लो, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। जिंदल सर, वेटेड एवरेज, मेरी बात समझो। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा 15 लाख रुपए मैंने लगाए हैं 20,000 शेयर्स के लिए, तो 5,000 शेयर्स के हिस्से में एवरेज कॉस्ट क्या आती है? तो मैंने टोटल शेयर, टोटल कॉस्ट इकट्ठी कर ली और एवरेज बेसिस पे 5,000 शेयर्स की कॉस्ट निकाल दी। तो मुझे पता लगा कि मैंने 3,75,000 रुपए खर्च किए हैं ऑन एन एवरेज 5,000 शेयर्स पे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू सोल्ड पोर्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फीफो लीफो नहीं लगाना, एवरेज कॉस्ट लगानी है। तो अगर मैं इसमें कॉस्ट निकालना चाहूं, अगर मैं इसमें कॉस्ट निकालना चाहूं, अगर मैं इसमें कॉस्ट निकालना चाहूं, तो वो निकलेगी ऐसे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 5,000, 3.75, 3.75 प्रॉफिट आ जाएगा 75,000 रुपीज का। ये करेक्ट है। तो जिंदल सर ऐसा क्यों किया गया? वेटेड एवरेज क्यों, फीफो और लीफो या जो इतने सारे मेथड्स होते हैं वो क्यों नहीं अलाउ किए गए? तो उसके पीछे लॉजिक है बेटे, प्रॉफिट का मैनिपुलेशन। आप ऐसा करो, किसी भी इन्वेस्टर को छूट दे दो कि भाई तू बता कौन से शेयर बेचे हैं, ये पहले वाला लॉट बेचा है या बाद वाला लॉट बेचा है, तो इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है। इन्वेस्टर कभी तो बोलेगा मैंने ये बेचा है, कभी इन्वेस्टर बोलेगा मैंने ये बेचा है, ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिलेक्शन का राइट छीन लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। वो कहता है ना तूने पहले वाला लॉट बेचा ना बाद वाला, तूने तो एवरेज बेसिस पे बेचा है। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से आपने सोल्ड पोर्शन की कॉस्ट निकालनी है, इस बात को आप ठान लो। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको चेक भी कराऊंगा। लिखो जी जरा इसमें, इफ in case a portion of investments is sold instead of full disposal of investments, then cost for sold portion will be computed by weighted average cost basis। फिर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट ही नहीं पता प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा? जिंदल सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो निकालना तो पड़ेगा सर आपको, ये क्या बात हुई? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से निकलेगा। हम इसमें लिखेंगे कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन। कैसे निकलेगा सर ये? टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स सोल्ड यूनिट्स। इसके नीचे एक नोट भी लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एज पर द रूल्स, selection of FIFO LIFO or any other method is not allowed। किसी भी इन्वेस्टर को फीफो लीफो या कोई भी और मेथड अलाउड नहीं है। इसका मतलब वेटेड एवरेज मैंडेटरी है। ये जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने अभी, मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टर्स। सर 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 जिंदल सर, एक छोटा सा डाउट आ गया। जिंदल सर, फीफो कभी लगा ही नहीं सकते क्या? चलो, लीफो तो इंडिया में पॉपुलर नहीं है सर, हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लीफो परमिटेड नहीं है, इंस्टीट्यूट मना करता है लीफो के लिए। चलो, लेकिन फीफो तो सर एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, तो क्या फीफो कभी लग ही नहीं सकता? इस चैप्टर में लग सकता है, फीफो लग सकता है बेटे, लेकिन इन्वेस्टर नहीं लगा सकता। इन्वेस्टर नहीं लगा सकता। प्रवीण जिंदल का काम है ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन फीस आई, शेयर्स में लगा दी, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा मेन बिजनेस क्या है? ट्यूशन पढ़ाना, शेयर खरीदना मेरा काम नहीं है, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता रहता हूं, तो मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैं वेटेड एवरेज ही लगाऊंगा। फीफो अलाउड है, वो बात मैं आपको आगे बता सकता हूं, आपके कानों में डाल देता हूं, लिखवाऊंगा आगे जाके। फीफो अलाउड है किसको? मान लो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब कोई ब्रोकर है, और ये रेगुलर बेसिस पे शेयर्स खरीद लिए बेच लिए, डिबेंचर खरीद लिए बेच लिए, ये बिजनेस है इसका, डिबेंचर्स की सेल परचेज बिजनेस है इसका, और ये शेयर्स और डिबेंचर्स को स्टॉक मानता है, इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। क्या मानता है? स्टॉक, इन्वेंट्री मानता है। जब इन्वेंट्री मानता है तो इस पे AS2 लगेगा, और अगर AS2 लगेगा तो वेटेड एवरेज और फीफो दोनों अलाउ हो जाएंगे। तो अगर आप शेयर और डिबेंचर की अकाउंटिंग इन्वेस्टर की बुक्स में कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज अलाउड है, लेकिन अगर आप शेयर और डिबेंचर की अकाउंटिंग किसी ऐसे बंदे की बुक्स में कर रहे हैं जिसका शेयर और डिबेंचर सेल परचेज करना बिजनेस है,
और उसके लिए शेयर और डिबेंचर जो बच जाते हैं बैलेंस शीट डेट को, वो इन्वेंट्री है, वो स्टॉक है। जब स्टॉक है तो वो AS2 फॉलो करेगा, वहां पे फीफो और एवरेज दोनों ला हो जाएंगे। अच्छा, ये बात मैं आपको आगे लिखवाऊंगा क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। लेकिन मैं अभी ये स्टॉक और ब्रोकर और फीफो इसके चक्कर में नहीं जाना चाहता। मैंने तो अभी जुम्मा जुम्मा चैप्टर शुरू किया है सर, अभी तो चैप्टर शुरू किया है। मैं क्यों शुरू में आपको कंफ्यूज कर दूं? कुछ टीचर क्या करते हैं, पहले खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं चीजों को और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। बच्चा कहता है हाँ चैप्टर बड़ा खतरनाक था। मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा आपको, जब इसका टाइम आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं फीफो लगाऊंगा ही नहीं। क्यों? मैं इन्वेस्टर के बुक्स में खड़ा हूं, मैं इन्वेंट्री की बात क्यों करूं आपके साथ? तो मैंने आपको दो बातें बता दी आज, कॉस्ट भी हो गई, सेल भी। क्वेश्चन में आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूं, मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। और मेरे पास है बेटे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बन जाए, जिससे आपको लगे यार जितना पढ़ाना मजा आ गया समझ के। आपको ये लगना चाहिए कि सर ने जितनी बात बताई वो समझा दी और मजा आ गया बस। मुझे आपको आज करवाना है क्वेश्चन नंबर 14 और इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखिए बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। सर 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 जिंदल सर, आपने हमें इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट तो कराया ही नहीं, तो इसमें कर लेंगे। बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसमें कैलकुलेशन फॉर्मेट दोनों समझा दूंगा। सर 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 आप शेयर और डिबेंचर के क्वेश्चन मिक्स कराओगे क्या? नहीं, मैं आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखो, मैंने अपने इस चैप्टर को यूनिट्स में बांटा हुआ है। ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, सिर्फ शेयर्स। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, इसमें मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो सेल्फ रीडिंग के लिए होते हैं। फिर मैं यूनिट नंबर 3 पे आता हूँ। यूनिट नंबर 3 में मैं आपको अकाउंटिंग कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की। फिर मेरे पास यूनिट नंबर 4 भी है और इसमें मैं आपको कराऊंगा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर शेयर भी होंगे, डिबेंचर भी होंगे, एक ही इन्वेस्टर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा, तो हाइब्रिड केसेस भी कराऊंगा आपको। तो पहले मेरा फोकस है शेयर्स पे, शेयर्स के हम 10 15 20 क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं आपको डिबेंचर्स पे ले आऊंगा, डिबेंचर्स के 10 15 20 क्वेश्चंस करेंगे। और फिर मैं आपको हाइब्रिड क्वेश्चंस पे ले आऊंगा मल्टीपल केसेस में। और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ये देखो मैंने दिया भी हुआ है, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है। लेकिन आपने होमवर्क तब तक नहीं करना जब तक मैं आपको ना बोलूं, अपनी मर्जी नहीं करनी, ठीक है जी? तो मैं आपको अभी करवाना चाहता था क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे, मैं पढ़ना शुरू करूंगा इसको। करें बेटा शुरू। पहला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेजेस 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ 80। पैसा लगाया किसने? ए लिमिटेड ने। तो इन्वेस्टर का नाम क्या हुआ? ए लिमिटेड। इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, जो पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। तो हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? इन्वेस्टर के बुक्स में। कौन सा AS लगा रहे हैं? AS13। अच्छा, ए कंपनी ने कितने शेयर खरीदे हैं? 10,000, 80 रुपए के हिसाब से
8 लाख के तो ये बनते हैं 10,000 इंटू 80। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जरा। पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1.5% एंड स्टैम्प ड्यूटी 8,000 रुपीज ऑन 15 दिसंबर। ये ट्रांजेक्शन हुई है 15 दिसंबर को, और 1.5% ब्रोकरेज दी है, तो 12,000 रुपये की ब्रोकरेज हो गई, 8,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी हो गई। मेरे को पिछले बैचेस में एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया, जिंदल सर आपको ब्रोकरेज निकालनी नहीं आती, आपको ब्रोकरेज कैसे निकालनी चाहिए थी, 8 लाख प्लस 8,000। 8 लाख की डील हुई है, 8,000 के स्टैम्प पेपर है, तो 8 लाख 8,000 पे 1.5% लगाना चाहिए था, और आपने लगा दिया इस पे 1.5%। तो जिंदल सर आपको ब्रोकरेज निकालनी नहीं आती। तो इसका जवाब बेटे ये है कि ब्रोकर को हम स्टैम्प ड्यूटी पे ब्रोकरेज क्यों देंगे, जितने रुपए की उसने डील करवाई है उस पे हम ब्रोकरेज दे देंगे, स्टैम्प पेपर तो अलग बाहर की बार खर्च होगा आपका। गलती से भी ब्रोकरेज की कैलकुलेशन में स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मत ले लेना, परचेज प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज निकलती है, जो जो दो लोगों में डील हो रही है इस पे निकलती है ब्रोकरेज, गलती मत कर देना पेपर में कहीं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 8,20,000। कितने शेयर्स की, 10,000 शेयर्स की। ये 15-12 की इन्वेस्टमेंट है। मुझे क्वेश्चन आगे रीड करने दो। द कंपनी परचेजेस अनदर 15,000 shares of same company 96 rupees, paid brokerage 1.5%, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज 14,400, 25 दिसंबर, लो कर लो बात, 25 दिसंबर को एक लॉट और परचेज कर लिया 15,000 शेयर्स का इंटू 96, तो ये ट्रांजेक्शन हुई है 14,40,000 रुपए की। 1.5% के हिसाब से ब्रोकरेज 21,600 रुपए की, और स्टैम्प ड्यूटी 14,400 रुपए की, टोटल 14,76,000 रुपीज, 14,76,000 रुपए की। अच्छा, मेरे पास 10,000 शेयर का लॉट पहले था, 15,000 शेयर्स का लॉट एक और आ गया, अब मेरे पास टोटल हो गए हैं 25,000 शेयर। 15 दिसंबर, 25 दिसंबर, दो ट्रांजेक्शन, दो लॉट इकट्ठे कर लो, तो मेरी टोटल कॉस्ट बनती है 14,76 और 8,20, 22,96, और मेरी टोटल यूनिट्स बनते हैं 10,000 और 15,000, 25,000 यूनिट्स। मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल करने की बात भी होगी, देख लेते हैं आगे आओ। इट सोल्ड, सोल्ड बेच दिए 12,000 शेयर 105 के हिसाब से, और ब्रोकरेज लग गई 1.5%। और ये कब बेचे हैं, 15 फरवरी को, 15 फरवरी को बेचे हैं, 15 फरवरी को। कितने, 12,000 इंटू 105, 12,60,000 ही बनेंगे वैसे तो। $12,60,000, 1.5% की ब्रोकरेज निकालो इसमें से, ब्रोकरेज कट के पैसा मिलेगा आपको, मैंने बताया था। नेट सेलिंग प्राइस बताओ कितना आया, 18,900 की ब्रोकरेज कट गई, तो 12,41,100, 12,41,100, 12,41,100। ये क्या है, ये है NSP। इसका कंपैरिजन किससे होगा, कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, फॉर्मूला आपको पता है। 25,000 शेयर हैं, 12,000 बेचे हैं, इकट्ठा नहीं बेचा सब कुछ, पोर्शन बेचा है, वेटेड एवरेज लगाना मैंडेटरी है। तो हम लिखेंगे 22,96,000, अगर 25,000 की कॉस्ट है तो 12,000 के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी, नफा नुकसान निकल जाएगा, अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कहता है शो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस इन अकाउंट, बैलेंस शीट डेट एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। आपको दो चीजें बतानी है, बताओ बैलेंस शीट डेट को कितना बैलेंस बच गया, 25,000 में से 12,000 बेच दिए तो 13,000 बच गए, उसकी कितनी अमाउंट अब निकाल लेते हैं। एक नफा नुकसान बताना है, कितना नफा नुकसान हो गया आपको, तो इसके लिए आपको सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
फॉर्मेट पे ध्यान देना, शेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ, बताओ जी इन्वेस्टर का नाम क्या है? इन्वेस्टर का नाम है ए लिमिटेड। इन्वेस्टर के बुक्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टर की बुक्स में लगता है, सबको पता है इस बात का। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं किसमें? इन दी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट पे ध्यान देना प्लीज, कृपया फॉर्मेट पे ध्यान दें। ये फॉर्मेट स्टडी मटेरियल का है, मैंने खुद नहीं बनाया। ये फॉर्मेट सारे बच्चों को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने बनाया। सारे बच्चों को ये फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आदत डाल लेंगे उतना बढ़िया बेटे आपके लिए। पर्टिकुलर्स, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स नंबर अमाउंट। सर 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 जिंदल सर, हमने स्टडी मेट खोला था सर, ये फॉर्मेट इनकम्प्लीट है सर। स्टडी मटेरियल में एक कॉलम और बना हुआ था डिविडेंड के नाम से, आपने वो डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाया। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है? नहीं सर वो तो नहीं है। क्या मैंने क्लास में आपको डिविडेंड पढ़ाया? नहीं सर नहीं पढ़ाया। क्यों स्टडी मटेरियल में जाके अभी टाइम से पहले आप फ्रूट खाने की कोशिश कर रहे हो? अभी फल को पकने दो। जब क्लास में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, राइट शेयर पढ़ेंगे, डिविडेंड पढ़ेंगे, बोनस शेयर पढ़ेंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब हम बात कर लेंगे। पहले मुझे निपटाने दो काम को, धीरे धीरे 4-5 क्लासेस और निकलने दो, फिर स्टडी मैट देखना, फिर मुझे बताना व्हाट्सएप करके कि सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। मुझे चैप्टर मेरे तरीके से पढ़ाने दो ना। अगर किसी क्वेश्चन में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपसे डिविडेंड का कॉलम नहीं मांगा जाएगा। जब डिविडेंड का काम आएगा तब कर लेंगे हम। मैं क्वेश्चन कर लूं बेटे? जिन बातों पे ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान दो। पहली बात, पेज खाली छोड़ना पड़ेगा। क्यों? मैं जब तक वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा मैं एंट्रीज कैसे पास करूं आप बता दो। मुझे पता ही नहीं कितनी कितनी अमाउंट्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पेपर में फॉर्मेट बना के रख लेना चाहिए, आधा पेज खाली छोड़ दो। ये जो पेज है फॉर्मेट वाला, अच्छा हम इसको आधा पेज खाली छोड़ लेते हैं। छोड़ दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिर हम डेट्स डालेंगे 15th ऑफ दिसंबर 99, 25th ऑफ दिसंबर 99, डेट डाल दी हमने। हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले परचेज प्राइस। क्या लिखेंगे बेटे? परचेज प्राइस। वो कैसे आएगा? हमने खरीदे थे 80,000 शेयर्स। मुझे एक बार चेक करने दो बेटे जरा।
मैंने खरीदे थे 10,000 शेयर्स 80 रुपए के हिसाब से। अच्छा, मैंने खरीदे थे 10,000 शेयर्स 80 रुपीज के हिसाब से, 8 लाख रुपए के बनते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज आप रीड कर लें। मैंने खरीदे थे 15,000 शेयर्स 96 रुपीज के हिसाब से, 14,40,000 रुपए के। एक ट्रांजैक्शन 15 दिसंबर को हुई थी, एक ट्रांजैक्शन 25 दिसंबर को हुई थी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा ब्रोकरेज, सारे खर्चे ऐड करने होते हैं सर। मैं अभी कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो कॉस्ट में परचेज प्राइस भी आता है, सारे खर्चे भी आते हैं। तो ये बनते हैं 12,000 रुपये और ये बनते हैं 21,600। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा स्टैंप ड्यूटी। कितनी स्टैंप ड्यूटी है? स्टैंप ड्यूटी है 8,000 रुपये। स्टैंप ड्यूटी है 14,400। क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 8,20,000 रुपये, 14,76,000 रुपीज। इसको यहां से उठाएं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करें बेटे प्लीज। हम इसको यहां से लेके जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री डालेंगे। एंट्री सबको आती है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अभी मैंने बताया था आपको कि क्या एंट्री पास करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15 दिसंबर 99। मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक। मेरे पास हैं 10,000 शेयर्स। ये जो नंबर्स का कॉलम है, ये नंबर्स का कॉलम हो गया। अमाउंट 820। नंबर्स का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, कितने थे, कितने बेच दिए। अगली एंट्री डाल रहे हैं 25 दिसंबर को, और हम इसमें भी लिख रहे हैं टू बैंक। कितने शेयर्स और खरीदे गए हैं? 15,000। कितने के? 14,76,000 रुपीज के। जिंदल सर, जिंदल सर, हाँ बोलो। सर ये जो डेट आपने ऊपर लिखी है, तो क्या हम डेट का कॉलम अलग बना सकते हैं? हाँ ये बना लो। अगर आपको डेट ऐसे नहीं लिखनी तो डेट का कॉलम आप अलग से बना सकते हैं, और उसमें डेट लिख के, और बाकी सारा प्रेजेंटेशन सेम रहेगा। आप चाहो तो पर्टिकुलर से पहले एक डेट का कॉलम बना सकते हो, ये ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टडी मैट में दिया होगा। अब क्या हुआ, हमें जाना चाहिए सेकंड वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस। बताओ जी कितने शेयर्स बिके हैं? जिंदल सर 12,000 शेयर्स बिके हैं 105 के हिसाब से। 12,60,000 रुपये का सेलिंग प्राइस है, और जिसने बिकवाए हैं उसने अपनी ब्रोकरेज काट ली इसमें से। वो ब्रोकरेज काट के ही आपको पैसा दिलवाएगा, और ब्रोकरेज कटेगी 18,900 रुपये। तो नेट सेलिंग प्राइस आ गया NSP 12,41,100 रुपये। अब हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन। ना फीफो ना लीफो, सिर्फ एक मेथड, वेटेड एवरेज।
और वेटेड एवरेज क्या कहता है? टोटल कॉस्ट 8,20,000, 14,76,000, ये बन जाती है टोटल कॉस्ट। 10,000 शेयर्स प्लस 15,000 शेयर्स, ये बन जाते हैं टोटल यूनिट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 शेयर से। हमने क्या किया? सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर लिया टोटल, सारे शेयर्स को इकट्ठा कर लिया टोटल। तो हमने एक इक्वेशन बना दी कि 22,96,000 अगर 25,000 शेयर की कॉस्ट है तो 12,000 के हिस्से में एवरेज बेसिस पे क्या कॉस्ट आ रही है। तो हमने 820 प्लस 1476 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 12,000, तो ये आ रही है सर 1102080। बताएं जरा फिर प्रॉफिट कितना आ गया? जिंदल सर हमने चेक किया प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 139,020। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट। तो इसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट में एंट्री भेजनी पड़ेगी। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी बता के आया हूँ। पहली एंट्री 15th of Feb 2000, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो बाय बैंक। बताओ जी कितने शेयर्स बेचे हैं? 12,000। नेट सेलिंग प्राइस बताओ कितना है? 12,41,100। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 12,41,100 में प्रॉफिट भी शामिल है, और इस प्रॉफिट को P&L में भेजना पड़ेगा। तो 15th Feb 2000 को आप यहाँ लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 139,020। लेकिन आपको P&L लिखना नहीं चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू P&L, प्रॉफिट P&L में जाएगा, क्योंकि इस सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। उस प्रॉफिट को हटाओ यहां से। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का, वर्किंग नोट की रेफरेंस जरूर डालना। जो चीज आप जिस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके आए हैं उस वर्किंग नोट की रेफरेंस जरूर देनी है आपने। नहीं तो एग्जामिनर को क्या पता कि कौन सी चीज कहाँ कैलकुलेट करके आ रहे हो। अच्छा जी सर, अब लगाओ जरा इसका टोटल, बताओ मुझे टोटल कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है जी 25,000। टू 4,3,5,0,2,0 2,4,3,5,0,2,0। इकतीस मार्च 2000 को मैं लिखूंगा इसमें बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। मेरे पास 13,000 शेयर्स बचे हुए और 1193920। सर जिंदल सर, आपने हमें पिछले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट कराया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का, और आपने बार बार एक ही बात बोली थी, वैल्यूएशन साल में एक बार करते हैं, एक बार करते हैं, और बैलेंस शीट डेट को करते हैं। तो सर बैलेंस शीट डेट तो आपकी आ गई, तो आपने वैल्यूएशन क्यों नहीं की?
वैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे आप यहाँ पे, सीधा बैलेंस निकाल दिया विदाउट एनी वैल्यूएशन। सर बताओ ना, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराते रहते हो, बताते कुछ हो नहीं। वैल्यूएशन क्यों नहीं की सर आपने, वैल्यूएशन करने का प्रिंसिपल बताओ पहले। सर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है ना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या बैलेंस शीट डेट की मार्केट वैल्यू है आपके पास, पढ़ो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपके पास है। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, क्या बैलेंस शीट डेट को, क्या बैलेंस शीट डेट को, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, बताओ क्या मार्केट प्राइस है, नहीं है सर। जब आपके पास बैलेंस शीट डेट का मार्केट प्राइस ही नहीं है तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट प्राइस नहीं है तो वैल्यूएशन नहीं होगी, तो सीधा कॉस्ट पर लिख देंगे आंसर, जो जितना बैलेंस आया वो लिख दिया हमने। और अगर कहीं मार्केट प्राइस होता मैं वैल्यूएशन करता। मान लो मेरे पास कितने शेयर बचे हुए हैं, मेरे पास है 13,000 शेयर। मुझे क्वेश्चन कहता कि मार्केट प्राइस चल रहा है मान लो 80 रुपए का, ये मार्केट प्राइस है, तो मैं क्या करता, 13,000 शेयर्स को 80 रुपए से गुना करता, सॉरी, मैं 13,000 शेयर्स को 80 रुपए से गुना करता, 10,40,000 की मार्केट वैल्यू लिखता। मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, अभी आपने लिखा 11,93,920, विच एवर इज लोअर लिखता 10,40, और जो भी डिफरेंस होता उसे वैल्यूएशन लॉस का नाम देके राइट ऑफ कर देता। जब मेरे पास मार्केट प्राइस ही नहीं है तो मैं वैल्यूएशन क्यों करूं। सर 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 बात में से बात एक और निकल आई, अगर इसमें मार्केट प्राइस होता तो आप वैल्यूएशन करते, तो क्या वैल्यूएशन का भी वर्किंग नोट बना के दिखाते हम, तो फिर बनाना ही पड़ता। एग्जामिनर को क्या सपने आ रहे हैं वैल्यूएशन कैसे हो रही है, आपको वर्किंग नोट बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। वो तो बच गए हम। अच्छा, एक नोट लिखो, ये स्टार लगाया मैंने इस पे, उसी स्टार पे एक नोट लिखवा रहा हूँ, लिखो। In the given question, we cannot show valuation of investments because market value per share is not given। अब मुझे बताओ कितना मुश्किल काम है। पहला वर्किंग नोट कॉस्ट, दूसरा सेल का नफा नुकसान, फॉर्मेट बनाया, चल भाई। अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए कि जिंदल सर कर लेंगे, ये तो आसान है। थ्योरी में टाइम लगा दिया तो प्रैक्टिकल अपने आप आपको कॉन्सेप्चुअल लगेंगे सारे भी, हाँ यार कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी सर ट्रेलर चल रहा है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से फॉर्मेट सीख लिया, बेसिक नोट सीख लिया हमने। चलें आगे, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठहरो। आप मेरे कहने पे बेटे रीड करो जरा, 14th के बाद मेरे कहने पे एक बार रीड कर लो। एटीन्थ क्वेश्चन, लो जी, 18th क्वेश्चन ये वैल्यूएशन के ऊपर है।
आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बेटे। ये एग्जाम्स में 2 मार्क्स के लिए आया था, और सीए के पेपर में तो आपको पता है एक एक नंबर की वैल्यू है, एक एक नंबर की वैल्यू है। क्या होता है सर एक नंबर से? एक नंबर से बताऊं कैसे क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, और ये देखो, मान लो बच्चा कोई ग्रुप दे रहा है, बच्चे ने पेपर दिए, उसको नंबर क्या मिले? 59, 59, 39। यहाँ पे एक नंबर कम है, एग्जाम्शन नहीं मिली। यहाँ पे एक नंबर कम है, एग्जाम्शन नहीं मिली। यहाँ पे एक नंबर कम है, फेल हो गया। ओवरऑल ग्रुप क्या है? फेल। एक नंबर की ये वैल्यू है बेटे, क्योंकि एक नंबर अगर इसमें आ जाता और ये 39 से 40 हो जाता तो बच्चा पास हो जाता। एक नंबर की ये वैल्यू है बेटे, तो ना तो एग्जाम्शन आई, ना बच्चा पास हुआ, ये सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। एक एक नंबर की वैल्यू है बेटे, समझो बात को। सीए का पेपर है ये। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम रीड करते हैं जरा। माई लिमिटेड had acquired 200 equity shares of YZ Limited at 105 per share on 1/1/2009। 200 शेयर 105 का एक, 200 शेयर्स 105 का एक, 21,000 रुपए के बनते हैं। 200 रुपीज टूवर्ड्स ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, STT। 200 रुपये खर्चे हो गए इसके, तो इसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पड़ती है 21,200। COI। डेट क्या है? 1/1/9। बिल्कुल ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ऑन 31 मार्च 2009, खरीदे थे जनवरी में, बैलेंस शीट बना रहा है 31 मार्च को, वैल्यूएशन तो बनती है। शेयर ऑफ YZ लिमिटेड वर ट्रेडेड एट 110 पर शेयर। अच्छा, मार्केट प्राइस बता रहा आपको, मार्केट प्राइस 200 शेयर 110 का एक, ये बनते हैं 22,000 रुपए के। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 21,200। मार्केट प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम उसको इग्नोर करेंगे एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। एक्सपेक्टेड लॉसेस का प्रोविजन बन सकता है, एक्सपेक्टेड गेन्स को इग्नोर करना पड़ेगा। विच एवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन मार्केट वैल्यू, तो कोई वैल्यूएशन लॉस है ही नहीं, हम कोई प्रोविजन वगैरह नहीं बनाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? एट वट वैल्यू इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट डेट ऑफ एज एट 31। आपको ये बताना है किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट शो की जाएगी बैलेंस शीट में, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, आपको रूल समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूं बेटे। एज पर दी रूल्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स at balance sheet date should be made at cost, market value,
whichever is lower. In the given case, we can consider the following calculation. सबसे पहले लिखेंगे परचेज प्राइस। बताओ जी कितने शेयर्स हैं? 200। 105 के हिसाब से 21,000 रुपए के बनते हैं। एक्सपेंसेस बनते हैं 200 के। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई है 21,200। इसका करेंगे कंपैरिजन। मार्केट वैल्यू एज एट 31 मार्च 200 शेयर्स हैं, 110 का रेट है, 22,000 रुपये। विच एवर इज लोअर 21,200। कोई नुकसान ही नहीं है। यहां पे लिखना चाहिए कंक्लूजन। In the given question, market value is higher than cost of investments, due to which shall be disclosed at cost। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे दिखाएंगे हम। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कोई डिक्लाइन है ही नहीं। इट मीन्स दैट there is no decline in value of investments। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई भी डिक्लाइन नहीं है। सर और कराओ, मजा आ रहा है सर, ये तो चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। सर इतना बढ़िया चैप्टर बताओ सर। शुरू में लग रहा था पता नहीं 5 स्टार रेटिंग है, पता नहीं क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली क्लास भी बड़ी आसान थी, आज की क्लास भी बहुत आसान है, अगली क्लास भी बहुत आसान होगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 4th लेक्चर से। प्रॉब्लम तो क्या है, अगर आप फोकस होके पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैं तो आराम से ही पढ़ाऊंगा आपको। जब चैप्टर होता है आसान स्टार्टिंग में, बच्चा कहता है तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ और फास्ट पढ़ाओ, जल्दी जल्दी कराओ। जब कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मुश्किल, तब टीचर भागने की कोशिश करता है और बच्चा कहता है रुक जाओ, आराम से सर, आराम से सर, आराम से। लेकिन मैं
आसान हो मुश्किल हो एक ही स्पीड पे चलता रहता हूँ, क्योंकि पेन ड्राइव की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, टीचर की स्पीड घटाई नहीं जा सकती। पेन ड्राइव में टीचर की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ सर। मेरे पास इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, मैंने तो सबको पढ़ाना है। चलें आगे। सर मजा आ रहा है सर। सर आज होमवर्क देना। आज होमवर्क कुछ नहीं है, जब होमवर्क देने लायक क्वेश्चन आ जाएंगे तब दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। लिखो इसके सामने वैल्यूएशन। अच्छा, ये भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया था। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं इसमें। रोज लिमिटेड had made an investment of 5 crore rupees in the equity shares of Nose Limited on 10th of January 2009। रोज कंपनी ने नोज कंपनी के शेयर खरीदे हैं 5 करोड़ के। अब रोज और नोज का आपस में क्या नाता है, हमने क्या लेना, हम तो अकाउंटेंट लोग हैं, पैसे पे फोकस करो, हमें तो पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और वो सीए ही क्या जिसका ध्यान पैसे को छोड़ के कहीं और चला जाए। तभी तो पूरी दुनिया चार्टेड अकाउंटेंट्स को मनी माइंडेड कहती है। क्या करें, फिगर्स में खेलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मनी माइंडेड नहीं होंगे तो क्या होंगे। आगे चलते हैं। 5 करोड़ रुपए लगाए हैं। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March बिकेम 200 lakhs as Nose Limited lost a case of patent rights। 31 मार्च को हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए रह गई है, और उसका रीजन बताया जा रहा है कि नोज कंपनी ने, मतलब जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया था उस कंपनी ने कोई केस हार दिया है पेटेंट का। पेटेंट का मतलब समझते हो, जब हम कोई आविष्कार करते हैं, कोई नया डिजाइन, कोई नया, मान लो मोबाइल बनाया उसका डिजाइन, गाड़ी बनाई उसका डिजाइन, आप कुछ भी नया इन्वेंट करते हो तो उस पे पेटेंट होता है हमारा। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट जनरेट कर लिया तो मैं सबसे पहले उस पर पेटेंट कराऊंगा ताकि कोई दूसरा ना बना सके। तो नोज कंपनी ने पेटेंट राइट्स का कोई केस हार गया, इसका मतलब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने का राइट चला जाए तो सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, कंपनी का फ्यूचर डार्क है। तो इन्होंने कोई पेटेंट का कोई नुकसान हो गया, इनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। और क्वेश्चन ये कहता है रोज लिमिटेड फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च को अकाउंटिंग होती है। हाउ विल यू recognize this reduction in the financial statements for the year। ठीक है, रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा कि इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे दिखाओगे। क्या क्वेश्चन ने आपसे इस क्वेश्चन की तरह पूछा कि एट व्हाट वैल्यू टू बी शोन। क्वेश्चन इसका मतलब जब आपसे वैल्यू नहीं मांग रहा तो वो एडमिट कर गया है कि इन्वेस्टमेंट तो 2 करोड़ की रह गई है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डिक्लाइन को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, डिक्लाइन को, रिडक्शन को। तो सीधी सी बात है, हम साफ साफ लिख के आएंगे कि AS 13 में लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्लाइन आता है तो वो नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ होता है, और उसकी एंट्रीज पास करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग है। रिक्वायरमेंट को नहीं समझे और उल्टा सीधा आंसर लिख दिया तब भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे वैल्यूएशन मांग रहा है, यहाँ पे एंट्रीज मांग रहा है। बताओ कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, डिक्लाइन को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। अच्छा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, गए काम से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं। As per the provisions of
Accounting Standard 13 decline in value of investments should be written off in profit and loss account at the time of valuation of investments on balance sheet date. In the given case, there is a decline of rupees 3 crores in the value of investments on 31st March 2025 shall be recorded for decline in value. फर्स्ट एंट्री बताओ जी, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू being decline in value recognized. Second entry, profit and loss account debit to valuation loss being loss on valuation written off. लो जी, बस ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में सेम लग रहे हैं कि वैल्यूएशन के हैं, पर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उसमें वैल्यूएशन मांग रहा था, इसमें आपसे डिक्लाइन की अकाउंटिंग मांग रहा है। तो आज का लेक्चर बहुत आसान था जी। मैंने आपको आज 2 कॉन्सेप्ट और करा दिए, कॉस्ट भी हो गया, सेल भी हो गया। सेल में एवरेज भी हो गया। फीफो लिफो अलाउड नहीं है, हैं अलाउड तो ब्रोकर को हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे जाके मिल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सब क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 4 वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी देख ली 2 क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट नंबर 5 परचेज और कॉन्सेप्ट नंबर 6 सेल, पोर्शन, वेटेड एवरेज। प्लीज यहां तक रिवाइज कर लेना। और आज का लेक्चर भी आसान था, पिछला लेक्चर भी आसान था, छोटे छोटे से 2 लेक्चर थे। नेक्स्ट लेक्चर भी आसान रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बढ़ेगी अभी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं थके हैं तो अगला वीडियो देख सकते हैं। आपको लगता है आप थक गए हैं तो ये वीडियो आप प्लान कर सकते हैं कि कल देखने के शाम को देखना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। रिवाइज कर लेना बेटे सब कुछ, बाय बाय।